मात्र त्रिकूट वासनी की नगरी में उपचुनाव का सियासी शोर थम ही गया। थम गए चुनावी नारे और जुमले, थम गया मुख्यमंत्री का प्रचार, थम गई कांग्रेस के दिग्गजों की रैलियां। शायद ही कोई ऐसा मैहरवासी रहा हो जो रंग न पाया हो इस चुनावी प्रचार में। पट गया था शहर पूरा कमल और हाथ के निशानों से। रही सही कसर हाथी और साइकिल ने पूरी कर दी। कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है तो कोई क्षेत्र के नाम पर, तो कोई इन सबसे इतर अपने पार्टी के नाम की माला फेर रहा है। मुकाम पर पहुंचते पहुंचते और आक्रामक हो गया मैहर का चुनावी प्रचार। आखिरी में जहां शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज भी मैदान में उतरे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। अगर देखा जाए तो मैहर का मुकाबला भले ही सियासी दलों के बीच हो, लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती दिखाई दे रही है। चलिए अब जानते हैं हम मैहर के वो फैक्टर जो चुनावी गणित को प्रभावित कर सकते हैं। पहला फैक्टर जातीय ध्रुवीकरण, लेकिन इस बार ब्राह्मण और पटेल दोनों ही वोट बट सकते हैं। दूसरा फैक्टर एनटीएफसी यानी नारायण त्रिपाठी फैंस क्लब, करीब 20,000 वोटर इस क्लब से जुड़े हुए हैं। तीसरा फैक्टर पूर्व नेता विपक्ष अजय सिंह की सक्रियता, ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। चौथा फैक्टर नारायण त्रिपाठी, मनीष पटेल इम्पोर्टेड उम्मीदवार, पार्टी के कार्यकर्ता दोनों को ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पांचवा फैक्टर बीजेपी का बूथ लेवल मैनेजमेंट, हालांकि कांग्रेस भी अब इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। छठा फैक्टर बीजेपी के लिए शिवराज सिंह, कांग्रेस ने भी सभी दिग्गजों को उतारा। सातवां फैक्टर नारायण त्रिपाठी लगातार 2 बार से विधायक हैं, बदलाव की बयार आई तो खेल बिगड़ सकता है। फैक्टर कोई भी हो, प्रभाव कैसा भी हो, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक दल आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि मैहर उनका ही होगा। मैहर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 101% जीतेंगी। मैहर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 101% जीतेंगी। देखो 16 को रिजल्ट आ रहा, कांग्रेस जीत रही है। वो 18 को इसलिए कार्यक्रम कर रहा है कि माई बाप माफ कर देना। मैंने तो पूरी कोशिश की बीजेपी की साख बचाने की। मैहर के मैदान में पटेल मैदान मारेंगे या त्रिपाठी को जनादेश मिलेगा, ये आकलन लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन मैहर की महाभारत का फाइनल एपिसोड 13 फरवरी को शूट होने वाला है, जिसका टेलीकास्ट 16 फरवरी को किया जाएगा, जो आईना बनेगा 2018 के विधानसभा चुनाव का। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या आक्रामक प्रचार ने मैहर के चुनाव को और धारदार बना दिया? क्या कांग्रेस का किला भेद पाने में सफल होगी भाजपा, या कांग्रेस की एकजुटता भारी पड़ेगी शिवराज सिंह चौहान पर? क्या मैहर में एक बार फिर चलेगा जातिगत फैक्टर, या विकास के नाम पर मताधिकार का उपयोग करेगी मैहर की जनता? मैहर का चुनाव कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की साख का और नाक का सवाल बन गया है। सवाल अस्तित्व का है, वजूद को बचाने का है, छवि बचाने का है और अवसर भुनाने का है। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा आज की इस खास पेशकश में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल साहब, कुणाल चौधरी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, मनोज वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। नमस्कार। सीधा सवाल रजनीश जी आपसे, रतलाम झाबुआ की हार के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, उस दबाव को, कांग्रेस के तमाम सारे सवालों को जवाब देने का ये एक बहुत बड़ा अवसर है और एक ऐसी गैर परंपरागत सीट की बात है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में बहुत कम रही है। लेकिन अगर ये आ जाती है तो बहुत सारे सवालों के जवाब स्वतः मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये चली जाती है तो कुछ सवाल खड़े हो जाएंगे और जो 2018 तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि जो जनता जवाब देने वाली है वो कैसा रहेगा? देखिए, मैहर का चुनाव तो मुझे लगता है कि हो चुका है। कांग्रेस के मित्रों से भी आप संपर्क करेंगे, बात करेंगे, मैहर की जनता से भी बात करेंगे तो आपको सवाल का उत्तर मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आशीर्वाद दे रही है और बहुत स्वाभाविक रूप से जिस ढंग से मैहर की जनता ने पिछले दिनों जो देखा है, जो समझा है,
वो आज से इसकी कहानी शुरू नहीं हुई। कहानी तो उसी दिन से शुरू हुई थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान नारायण त्रिपाठी जी को सामंतवाद का हमला झेलना पड़ा था। उसके बाद से जो माहौल वहां का बदलना शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक भरोसा नारायण त्रिपाठी जी को दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में उस भरोसे के तहत ही उन्हें प्रत्याशी बनाया। उस तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारी, चुनाव की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण जरूर था लेकिन तैयारी की, और चाहे वो विकास की बात हो, कल्याणकारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी की हैं उनकी बात हो, मुख्यमंत्री जी का जनता से सीधे संवाद करने की बात हो, रोड शो करने की बात हो, या फिर बूथ प्रबंधन की बात हो, बूथ पर लगने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम आने वाला है। मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैहर की जनता आशीर्वाद दे रही है। चुनाव तो हो चुका है, ऐसा पूर्वानुमान आपने कभी नहीं देखा होगा। आत्मविश्वास से लवरेज है ये पूर्वानुमान। आपको क्या लगता है कुणाल जी, कांग्रेस कहां पर खड़ी है? देखिए, स्पष्ट है कि जिनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं हो, जिनको सामंतवाद जो खुद करते हो, जो इसके अंदर भरोसा नहीं रखते, वही कहते हैं कि चुनाव 13 तारीख के दिन है, रिजल्ट उसका 16 तारीख के दिन है। मुझे तो चुनाव आयोग की बात करूं या मैहर जा के बात करूं, मुझे तो यही मालूम है, और कहीं ना कहीं चुनाव होगा 13 तारीख के दिन, और चुनाव तो अब शुरू हुआ है। अभी तक जितनी भी बातें थी, जितनी भी झूठी बातें, सारी बातें जनता ने सुन ली कि जयचंद के पक्ष में इस देश की जनता कभी नहीं गई और ना आज जाएगी। स्पष्ट रूप से जयचंद के विरोध में चुनाव, ये चुनाव है कि अगर इस प्रकार की स्थिति होती कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को अगर इतनी अच्छी स्थिति होती तो इतने दिन डेरा नहीं डालना पड़ता। लगातार जिस प्रकार की कौन स्पष्ट है, जिनने छुरे घोटे, जिनने करे नारायण त्रिपाठी, स्पष्ट बात है, जिन्होंने जयचंद के रूप में काम किया उधर, कहीं ना कहीं सीधे सीधे पीठ में छुरा। नवीन जी, मुझे आपत्ति है। जनता, आप आपत्ति लीजिएगा, शब्द से आपत्ति है। जिस प्रकार के शब्द मुझे लगता है किसी जो प्रत्याशी हो और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और इस प्रकार की शब्दावली मुझे नहीं लगता कि शोभा देती है। आपको लगता होगा कि कोई किसी प्रकार की उन्होंने घटना गलत की है, ये आपका विश्लेषण हो सकता होगा, आपकी सोच हो सकती होगी। एक इलेक्टेड नहीं, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं है। इलेक्टेड विधायक थे और उन्होंने कुछ ही महीने पहले चुनाव हुआ था, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ था। चुने हुए प्रत्याशी ने जो लोकतंत्र के अंदर, कांग्रेस के भीतर घुटन महसूस कर रहे थे, तो लोकतंत्र में उनको ये अधिकार दिया है कि उसी पार्टी को वो त्याग दें। इलेक्टेड थे, उन्होंने विधायक रहते हुए इस्तीफा दिया कांग्रेस से। ये जानने वाली बात है। गद्दार वद्दार और ये जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के संज्ञा उपनाम सर्वनाम दे रहे हैं, ये मुझे लगता शोभा नहीं देता। और चुनाव में उतरे हैं, जनता के आशीर्वाद से फिर चुन के आएंगे। मुझे लगता है ये संविधान ने अधिकार दिया है, ये भाषा ठीक नहीं है। अब फिर भी ये बोल रहे हैं। बड़ा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि क्या भाषा ठीक है क्या नहीं, आप भाषा मुझे नहीं सिखाए। अगर वो पार्टी मुझे भाषा सिखाएगी जो वोट से, देखिए आप रजनीश जी प्लीज, मैंने आपकी सुन ली, रजनीश जी मैंने आपकी सुन ली, का मतलब नहीं, जनता देख रही है। रजनीश जी मैंने आपकी बात सुन ली। भाषा अगर मुझे बीजेपी सिखाएगी जो गोडसे का पूजन करती है, जो इस देश के अंदर विचार, देखिए स्पष्ट है, अगर मैं फिर उस पर आऊंगा तो स्पष्ट बात है, बात नहीं, कुछ भी स्पष्ट बात है। इस देश में, वहीं से शुरू, इस देश के अंदर अगर मुझे भाषा सीखना है तो मुझे मालूम है मुझे किससे सीखना है। मेरा व्यक्तिगत में मुझे तो आपत्ति नहीं, लोकतंत्र भाषा का अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास आपकी पार्टी करती कम है, ये ठीक नहीं है। मुझे मालूम है जयचंद तो एक शब्द बन गया जो धोखा देता है, उनको दिया, उनको लग रहा है जनता देखिए कांग्रेस को जो दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस का है। स्पष्ट बात, मैंने मेरी बात आपके लिए वो धर्मचंद करमचंद हो सकते हैं, आपके लिए हो सकते हैं। आपके मुख्यमंत्री पहले क्या शब्द उपयोग करते थे उसी चुनाव में उसी व्यक्ति के लिए क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी का भी रोज स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं पहले क्या शब्द उपयोग करते थे। जब पिछली बार बम बम महाराज आपकी तरफ से उतरे थे किस प्रकार के शब्द थे और आज किस प्रकार के। देखिए ये बौखला मैं अभी एक निष्पक्ष टिप्पणी ले लेता हूं, निष्पक्ष टिप्पणी ले लेता हूं। मनोज जी, ये जो एक बात कही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस छोड़कर ही आए। निश्चित रूप से कांग्रेस में कुछ ऐसी सुगबुगाहट होगी, कुछ ऐसी उनको बेचैनी महसूस हो रही होगी कि छोड़ा है कि तोड़ा है, ये तो अलग मसला है। लेकिन जिस प्रकार से
जो कुणाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, और जब वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल तक उनके विरोध में काम करते थे, उनके विरोध में लोगों को समझाते थे कि फला व्यक्ति को वोट नहीं देना है, आज कैसे उनका मानस बदल पाएंगे? एक साल में आदमी का कैसे व्यक्तित्व परिवर्तन कर पाएंगे? अभी तो मैहर में तो नवीन जी फिर भी समय लगा है। विजय राघवगढ़ में देखा है जी कि संजय पाठक के लिए भाजपा ने वोट मांगे, उसी भाजपा ने जिसने कुछ महीने पहले उसके खिलाफ प्रचार किया था। जी मैहर में आप देखेंगे कि अगर जो बात हो रही नारायण त्रिपाठी की, तो नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में भी सपा छोड़कर आए थे, और आज जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो बसपा से पिछला चुनाव लड़ा है, और जो भाजपा का उर्बलिया है वो आज सपा से लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तीनों पार्टियों को दल बदल या जो भी शब्दों के जिसपे आपत्ति हुई है उस पर बोलने का कोई हक होना चाहिए। हाँ, तीसरी चीज है कि ये चीजें जनता पर छोड़ देना चाहिए। जब जनता के आप शरण में गए हो तो जनता जनार्दन है, उसको मौका दीजिए। अभी 1-2 दिन और बचे हैं, उसके बाद वो अपना 16 तारीख को पता लग जाएगा कि जनता ने किस पे भरोसा दिलाया है, किसको निपटाया है। ठीक, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है। सपा बसपा में है, बसपा कांग्रेस में है, कांग्रेस बीजेपी में है। बड़ा बुरा हाल है। क्या कमाल है, आपको नहीं लगता कि ये कोई देने वाली मिसाल है? सब अदला बदली करे हुए बैठे हैं, जो भी तय करेगी जनता जनार्दन तय करेगी। तो फिर न जयचंदों पे कोई आपत्ति होना चाहिए, न गद्दार पे, न दल बदलियों पे, क्योंकि वहां तो सब कुछ मिक्स एंड मैच चल रहा है। ये सवाल तो आप कांग्रेस से पूछिए। मैंने फिर कहा कि एक लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, चुने हुए प्रत्याशी जो रहे हैं उनको भी अधिकार था, और ये कानून कहता है कि अगर आपने पार्टी बदली है तो आपको त्याग पत्र देना होगा और चुनाव में जाना होगा। तो त्याग पत्र दिया, चुनाव में आज गए, और मुझे लगता है ये लोकतंत्र में व्यवस्था जो दी है उसका पालन कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार का पालन कर रहे हैं। पार्टी आधारित लोकतंत्र की व्यवस्था हमने स्वीकार करी है, भारत ने स्वीकार करी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक भरोसा के तहत रणनीतिक रूप से जब उस समय जो आए थे उनको भरोसा दिया था, आज उसी भरोसा के तहत मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व की साख की राजनीति है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो विश्वसनीयता की राजनीति है, मुझे लगता है उसके कारण जनता प्रतिसाद मैहर की दे रही है। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैहर का विकास जब होता है, तेजी के साथ विकास करने के लिए तमाम प्रावधान कर दिए जाते हैं, बरगी की नहर आने लगती है, बरगी की नहर आने लगती है, सड़कों का जाल बिछने लगता है, स्कूलों के जो हाई स्कूल थे उनको हाई सेकेंडरी, जो मिडिल स्कूल थे उनको हाई स्कूल करने लगते हैं, 4 लेन बाईपास बनने लगता है। तो मुझे लगता है कि आपत्ति क्यों है कांग्रेस को? अगर उपचुनाव के ही मद्देनजर अगर विकास हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से आकांक्षा होती है, हर चुनाव में आकांक्षा होती है कि हमारे यहाँ कुछ और उपलब्धियां मिल जाएं। तो अगर उपचुनाव का विकास से सीधा, विकास से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई सीधा सा जुड़ा नाता है, तो ईश्वर हर जगह उपचुनाव कराए और विकास की गंगा पहुंचाए। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी चुनाव विकास के मुद्दे पे हुआ था, वही विकास पहुंच जाता। गंगा 2-2 बार जमीन पे उतरेगी तो भागीरथ की तो शॉर्टेज है इस पूरे प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि क्या मनीष पटेल जी हैं, तो पहले वो क्या हाथी से उतर के हाथ का दामन थाम के तिरंगा आपका जो है झंडा बुलंद कर पाएंगे? पहले तो मैं थोड़ा सा एक सवाल मेरा ये था कि अगर ये इस प्रकार की बातें और इतना बीजेपी चाल चरित्र और चेहरा, तो वहां पे जतारा में जो चुनाव होना है उसके में क्यों नहीं करवाया चुनाव? वहां पे भी तो एक व्यक्ति इस प्रकार का दल बदल में गया, तो वो वहां पे क्यों नहीं करवाया? देखिए स्पष्ट है। और ये चुनाव पहले झाबुआ चुनाव के साथ क्यों नहीं करवाया? इतने समय तक क्यों रोका गया? फिर अगर वहां पे है तो फिर जतारा में भी एक और व्यक्ति गया है इस बार बीजेपी के अंदर, तो फिर क्यों करने से डर रही है? देखिए बातें ये क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहानी बीजेपी के लिए भैया। तो सीधी इस कहावत को किया, फिर चैनलों पे इस प्रकार की बात करना, जो आपकी नीति नियति है उसके ऊपर एक बात तो मनोज सर ने जो कही, दूसरी बात मैं वो कह रहा हूं, सब गोलमाल की जो बात कर, देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी मनीष पटेल है, इनके फादर कांग्रेस से एमएलए रहे, पुराने कांग्रेसी हैं। इनकी बुआ जिनको हमने वहां से भी टिकट दिया, तो कुछ समय जो लौट के भूला घर को आ जाता है, तो वो उसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। मनीष पटेल कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति है, कांग्रेसी व्यक्तित्व है, उसको लिया है। क्या नारायण त्रिपाठी की सपा और कांग्रेस वाली रीति नीति ये वो उसको मानते हैं ये लोग जो इन्होंने लिया? स्पष्ट बात है। और मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्पष्ट चीजें हैं कि जो आप बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया ये लोकतंत्र के लिए, तो चुनाव इतने समय तक वो कांग्रेस के विधायक के रूप में क्यों रहे? बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे पूछ लेने दीजिए मनोज जी। चुनाव की घोषणा के साथ ही सही
उपचुनाव के माध्यम से ही सही, अगर जनता को सौगातें मिलती हैं तो आपत्ति क्यों होना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा कि अब ये बताया जा रहा है कि दादा परदादा ने ये किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा मूल ये है, बाकी स्वभाव में मतलब अब इसमें विश्लेषण है कि दल बदल में किसका प्रतिशत थोड़ा कम है, दल बदलू वाला। देखिए, ये जो विकास की बात हो रही है, इससे एक सीधा सीधा संदेश अगर ये छिपा है, ये मान लिया जाए कि सत्तारूढ़ पार्टी नहीं चाहती है कि जो भी विपक्ष के विधायक है उनके क्षेत्र में काम हो। अगर आपको विकास की गंगा बहाना थी तो 10-12 साल से आप प्रदेश में सरकार है आपकी, तब ये काम क्यों नहीं हुए। पिछले 4 महीनों का जो उदाहरण दिया जा रहा, मैयर और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, जैसे रजनीश जी ने कहा कि बांध नहर आ रही है, 4 लेन बनेगा, तो ये इन 4 महीनों में क्यों, और ये बाकी ये सब चीजें प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं, जहां जिस भी पार्टी के विधायक हों। तो क्या ये संदेश देने की कोशिश हो रही है भाजपा की ओर से कि जो हमारे जहां प्रत्याशी हैं या जहां हमारे विधायक है वहीं पर विकास होगा? क्या विकास सबके लिए नहीं होना चाहिए, पूरे प्रदेश के लिए नहीं होना चाहिए? वोटर हो सकता है कि विचारधारा के आधार पर भाजपा को दे या कांग्रेस को दे, लेकिन वो हेस प्रदेश का निवासी, उसको भी बिजली उतनी चाहिए जितने उसके पड़ोस के भाजपा वाले विधायक के क्षेत्र में मिल रही, तो कांग्रेस को भी चाहिए। सर, कुछ सवाल हैं, बड़े हैं, यक्ष हैं। क्या विकास सर्वांगीण नहीं होना चाहिए, सर्वोन्मुखी नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ इस बात पे होगा कि जब हमारा प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकेगा तभी हम विकास की घोषणाएं करेंगे? देखिए, पहली बात तो जो कुणाल जी कह रहे थे उनका जवाब दे दूं। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराती। चुनाव का समय कब चुनाव हो, ये चुनाव फरवरी में होना था या दिसंबर में होना था, चुनाव आयोग तय करता है। दूसरी बात नहीं, मैं आपने अरे प्रभु सुन लीजिए ना, प्रभु सुन लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है, जो विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी अपने तय तय करती है। उसके अधिकार संवैधानिक अधिकार है, इनको समझ ना हो तो ये जाने, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है उसका पालन वो करती है। चुनाव आयोग चुनाव का समय तय करता है। और मेरी जानकारी नहीं, नवीन जी आपको जानकारी होगी, मनोज जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक है, उनको जानकारी होगी। कोई और सीट भी खाली हो गई है, कोई और सीट भी खाली हो गई है, वो इनको पता होगा। कुणाल जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका निर्णय की बात को अपन डालते हैं साइड में। बिल्कुल वो साइड में आप बिल्कुल डाल सकते हैं साइड में। बिल्कुल मैं उत्तर देना, मैंने स्वयं कहा था मैं उत्तर। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कहीं विकास कंप्लीट हो गया, संपूर्ण हो गया और विकास थम गया। विकास सतत प्रक्रिया है। अगर कहीं कच्ची सड़क होती है तो वहां पक्की सड़क होने की मांग उठती है, कहीं पक्की सड़क होती है तो वहां सीमेंटेड सड़क की मांग उठती है, कहीं अगर सिंचाई की मौजूदा व्यवस्था जो है अगर उसमें और उन्नत व्यवस्था नहर के माध्यम से आ सकती है। मनोज जी, मैं अपनी जवाब क्यों, बिल्कुल मैं उसी पे उत्तर पे आ रहा हूं। और उसमें अगर हाई स्कूल कहीं है और उसको उनकी आकांक्षा है कि हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल खुलना चाहिए, तो वो लगातार होती है। कल के दिन कॉलेज की व्यवस्था की मांग करेंगे कि कॉलेज होना चाहिए। कॉलेज अगर 3 विषय को लेकर खुला तो 4थे विषय को लेकर मांग होगी, क्योंकि ये विकास सतत प्रक्रिया है। और ये विकास सतत प्रक्रिया की मांग के कारण ही ये जो भूख बढ़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी उस भूख बढ़ाने के कारण है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर पहली बार 2003 में चुनाव लड़े थे, और आज भी 2013 का चुनाव जो पिछला विधानसभा का चुनाव था, हम विकास के मुद्दे पर लड़े, और आने वाले चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जो बात आप कह रहे हैं उपचुनाव की, उपचुनाव में ही क्यों विकास के मुद्दे, बहुत स्वाभाविक है मनोज जी। जब चुनाव होता है, जिज्ञासा रजनीश जी से जानना चाहूंगा। बिल्कुल मैं उसी बात का उत्तर दे रहा हूं कि उपचुनाव में ही क्यों और वहीं ही क्यों, मैं बहुत स्वाभाविक सी बात है, बहुत सीधी सपाट बात है। इससे हटकर एक जिज्ञासा है मेरी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ना बहुमत का संकट है, तो फिर दल बदल की जरूरत क्यों पड़ी? उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात के हिमायती रहे हैं कि पूरे देश में विधानसभा, लोकसभा के चुनाव साथ हों ताकि खर्चा बटे। वो खुद इस कहने के बाद वो खुद दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, फिर एक सीट पे उपचुनाव हो जाता है, फिर मैहर में क्या जरूरत पड़ जाती है, फिर जतारा वाला जैसा कुणाल जी ने कहा वो बिल्कुल कगार पर खड़ा है, विजय राघवगढ़ में वही स्थिति दोहराई गई। तो ये जरूरतें आखिर क्यों पड़ रही है? बिल्कुल आपने पहले सवाल का उत्तर मुझे लगता है आपको मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। दूसरा भी जो सवाल कहा, शिवराज जी ने जो बार बार मांग उठाते हैं, आज भी मांग उठाते हैं चुनाव सुधार की, वो आम चुनाव की बात करते हैं। और जो उपचुनाव हुआ है, जो मौजूदा संविधान में अधिकार है, उसके तहत हुआ है। और मैंने कहा आपसे शुरुआत में भी कहा कि राजनीतिक दल के नाते एक भरोसा जो नारायण त्रिपाठी जी को दिया था, आपको भी पता होगा जिस प्रकार का सामंतवाद का हमला नारायण त्रिपाठी जी पे हुआ,
और उन्होंने सरेआम पार्टी छोड़ी। ये और उसके सामंतवाद का हमला क्या? उस पर घटना घटी थी जिस प्रकार की नारायण त्रिपाठी जी वहां मैयर की जनता भी जानती है, तमाम आप सब लोग भी जानते हैं जिस प्रकार अजय सिंह जी वहां चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के अंदर स्वयं घुटन महसूस कर रहे थे, और जो उनके आगे विधायक के रहते हुए भी वो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा था। मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो भरोसा दिया, और यही कारण है एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि आता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, उस लोकतांत्रिक अधिकार के नाते हमने उनको भरोसा दिया और प्रत्याशी बनाया। और उपचुनाव जब हो रहा है तो मैंने कहा ना कि उपचुनाव ये दल बदल कानून के तहत फिर से चुनाव लड़ने जाना पड़ता है, जनता के सामने है, जनता का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और उस सीट पर लेने पहुंचे हैं। मनोज जी को भी पता होगा जो सीट हमें कभी चुनौतीपूर्ण रहा करती थी। तो आज वो मुहाने पर खड़े हैं, 13 तारीख को मतदान होगा और मैंने जैसा कहा जो इस प्रकार का माहौल मैयर की का है, मैयर की जनता भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। और जो बात आप कर रहे हैं एक साथ चुनाव की, वो बात शिवराज जी की बिल्कुल सही है कि जो आम चुनाव का मसला है, विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव मिलकर होना चाहिए। अब वो क्या संभव होता है, कितना होता है, उसके बारे में तो मुझे लगता है आज की चर्चा नहीं है, लेकिन वो उनका मुद्दा अपनी जगह है। जी कुणाल जी कुछ कहना चाहेंगे? कि पहली बात तो मैं जो कहना चाहूंगा, जो उपचुनाव की बात बड़ी अच्छी कही कि उपचुनाव में हमेशा जैसे बिहार में प्रधानमंत्री जी ने इतने करोड़ दूं और अब वहां के मुख्यमंत्री और सब घूमते फिर रहे हैं। झाबुआ में 11,000 करोड़ की घोषणा कराए और अब कह रहे हैं कि आर्थिक हालात खराब है, पैसे नहीं दे सकते स्पष्ट रूप से। यहां पे भी जितनी घोषणा करके आए, घोषणा करने घोषणावीर तो इनके रघुनंदन शर्मा जी उपाध्यक्ष, उन्होंने उज्जैन की सभा में कही थी कि घोषणावीर है मुख्यमंत्री, सिर्फ घोषणा करते हैं। अभी 13 तारीख तक का है, जितना भी करवा लेंगे काम, उसके बाद तो 16 के बाद तो वहां पे दर्द दिखेंगे ना, जाएंगे ना, कोई काम होगा। ये स्पष्ट जनता भी जानती है और जनता भी इस चीज को समझ चुकी है। दूसरी बात ये बड़े मैयर की पूरे प्रदेश की मैयर और पूरा प्रदेश समझ चुका है। अभी तो झाबुआ की जनता ने 11,000 करोड़ की घोषणा सबसे बड़ी की। समस्या कुणाल जी एक बात और बोलूं, हाँ। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप लोग जो है सिर्फ सब कुछ आपने ऐसे कर दिया कि जनता समझ चुकी है सब। आपके अध्यक्ष जी खंडवा मंडला से बाहर नहीं निकल पाते, पूरी तरीके से वहां पे ताकत से लगे हुए, अध्यक्ष जी लगे हुए, सिंधिया जी का आज रोड शो और पूरा सभा देखते तो समझ में आता किस प्रकार का जनता के बीच में जज्बा और किस प्रकार से जनता साथ में है कांग्रेस पार्टी के। और इतना भय है, जब भी मुख्यमंत्री जी 3-3 दिन वहां पे सारे प्रदेश के काम छोड़ के उपचुनाव में लगे रहते हैं। प्रदेश की जनता भूखे मर रही है, यहाँ पे मोदी जी के प्रोग्राम के लिए किसानों की खड़ी की फड़ी फसलें काट दी जाती है। जनता के साथ जिस प्रकार से लूट मार हो सकती है और मध्य प्रदेश की आम जनता की जिस प्रकार से जेब कट रही है, उससे कोई फर्क नहीं। पर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर मध्य प्रदेश सरकार के रोज दौड़ रहे हैं, बाकी कोई मतलब इस मध्य प्रदेश की जनता चलिए नहीं। आपकी बात पर भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ऐसी अगर स्थिति है मनोज जी, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जनता सब समझ चुकी है, दोनों पार्टियां अपने अपने दावे और अपने अपने इरादों के साथ अपने पक्ष प्रस्तुत कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि मैयर का चुनाव का जो वर्तमान परिदृश्य है वो किसके पक्ष में है? और अगर इसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं, कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, या कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? दोनों तरफ से विश्लेषण देखिए नवीन जी, पहली चीज तो है कि दोनों मित्रों ने कहा, एक का कहना है कि जनता हमको जिता चुकी है, भरपूर समर्थन दे रही है, दूसरों का कहना है कि हम जीत रहे हैं, या जी समझ रही है जनता, समझ रही है जनता। तो मुझे लगता है कि जनता की समझ और उनके आशीर्वाद और उनके जो वोटों की बारिश जिस पर भी होगी वो 16 तारीख तक हम उसको 16 को दिन में वो 16 आने खरे उतर जाएगा इस चुनाव में। लेकिन ये है कि ये पूरा मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ा चुनाव है। इसके पहले जितने उपचुनाव हुए, चाहे वो झाबुआ हो, गरोट हो, विजय राघवगढ़ हो, प्रदेश के जो संगठन महामंत्री अरविंद मेनन या जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो 8-8, 10-10 दिन वहां डेरा डाले रहते थे। इस चुनाव में दोनों नदारा थे, बीच में गए हैं, रस्म अदायगी के लिए आ गए। मुख्यमंत्री को आखिरी 3 दिनों में जुटना पड़ा है और कम से कम 4 दर्जन 5 दर्जन सवाल हुई है। इसके बाद भी स्थिति यह है कि अब जो भी फैसला होगा, लेकिन अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो इसका श्रेय केवल नारायण त्रिपाठी को जाएगा, क्योंकि वो उनके पास ये कहने को उनके समर्थकों और उनके पास होगा कि मैं सपा में था तो जीता, मैं कांग्रेस में था तो जीता और मैं भाजपा में हूं तो जीता हूं और ये मेरी मेहनत है। लेकिन अगर भाजपा हार गई तो इसका ठीकरा किस पर फूलेगा, मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है। निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति से उड़ गया है देश प्रेम का रंग, छिड़ी हुई है दलों में खूब स्वार्थ की जंग,
और धोखे ही खाते को मिले हर चुनाव के बाद, और मतदाता का मत हो जाता है बेकार। लेकिन मतदाता अब समझ रहा है, सोच रहा है कि आखिर किस दल को वो चुने। मतदाता का रुझान दूसरी तरफ हो जाता है, इसीलिए नई पार्टियां जो नई आशा और विश्वास के साथ आती हैं, मतदाता उनका भी वर्ण कर लेता है। आम आदमी पार्टी उसका उदाहरण है। तो मतदाता अब कहां जाएगी? दल पर जाएगी, व्यक्ति पर जाएगी, जाति पर जाएगी? मतदान किस मायने में होगा? विकास पर होगा, विश्वास पर होगा, जन कल्याण पर होगा, योजनाओं पर होगा, वादों पर होगा, इरादों पर होगा? समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस देश की जनता चुनाव के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। चुने तो किसको चुने, बड़ा प्रश्न है। सोच समझकर मतदान करें, और जिसको भी मत दें व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से उसको समझ लें। यह IND 24 अपील करता है। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।